हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान से विज्ञान तक में। आशा करता हूँ आप सही मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज हम वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत रसायन कहलाती है। अब वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेल। सेल क्या है? जो रासायनिक तथा विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करता है, वही सेल होता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है सेल। कितने प्रकार के होते हैं सेल? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में जो आते हैं उन सेलों को रखते हैं जो केवल एक बार ही चार्ज किए जा सकते हैं, उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल में भी होते हैं जिन्हें हम बार बार आवेशित करके या चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे द्वितीयक सेल का उदाहरण है इन्वर्टर के साथ जो हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है, वो द्वितीय सेल का उदाहरण है। उसे लेड संग्राहक सेल या शीशा संग्राहक सेल भी बोलते हैं। अब जो हमारे प्राथमिक सेल में आते हैं डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, ये सेल हमारे प्राथमिक सेल में आते हैं। चलिए देखते हैं हम विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन के बारे में हमने आपको बताया है। वैद्युत रसायन या रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। वैद्युत रसायन कहलाती है। ये दोस्तों साथियों, ये वैद्युत रसायन की डेफिनेशन है। इसके अंतर्गत हम सेल को पढ़ते हैं। तो सेल क्या है? सेल जो रासायनिक तथा विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करता है, सेल कहलाता है। सेल वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करती है। अंतर परिवर्तन करती है। अंतर परिवर्तन करती है, वैद्युत सेल कहलाती है या सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। यानी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, जो हम केमिकल एनर्जी से विद्युत बनाते हैं या विद्युत से जो हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे ही हम सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया था। एक प्राथमिक सेल जिसके अंतर्गत हम रखते हैं डैनियल सेल, जैसे गैल्विक सेल या वोल्टे सेल, तीनों एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, लेक्सांसी सेल और शुष्क सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक सेल। ये है हमारे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। और इधर हम आगे हमारे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल
तो प्राथमिक सेल में जो हमारे 5 रुपये वाला घड़ी का सेल आता था पहले, अब 10 का हो गया शायद, वे आते हैं जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नंबर 2 लेकलांस सेल, लेकलांस सेल ये भी हमारे जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शुष्क सेल, शुष्क सेल, इन सभी सेलों को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक ही बार चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल में हमारे आते हैं विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य सेल में आता है नंबर 1 लेड संग्राहक सेल, लेड संग्राहक सेल, लेड संग्राहक सेल, इसका काम हम विद्युत लेपन में करते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे सेल। इसका उपयोग हम धातु कर्म तथा विद्युत लेपन में करते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले डेनियल सेल। डेनियल सेल हमारा किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार हमारा बनाया जाता है डेनियल सेल। आशा करता हूँ वैसे आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वो हमारा विद्युत रसायन के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत हम सेल को पढ़ते हैं। सेल क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम जो युक्ति हमारी या जो चीज़ आती है वो सेल कहलाती है। सेल में हमने देखा प्राथमिक सेल, लेक्लांसी सेल, सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है। द्वितीयक सेल यानी विद्युत अपघट्य सेल में लेड संग्राहक सेल को हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्राथमिक सेल का उदाहरण डेनियल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वो किस प्रकार बनाया जाता है। जब हम दो धातुओं की छड़ को यानी जिंक तथा कॉपर की छड़ को लेते हैं तो वो डेनियल सेल या वोल्टेज सेल की तरह काम करता है। इसमें क्या है, जिंक की छड़ को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। दोनों को डुबाने के बाद दोनों पात्र में जो है एक उल्टे यू आकार की नली लगाते हैं जिसे लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु के अंदर हम अमोनियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड भरते हैं। अमोनियम क्लोराइड को इसलिए पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को इसलिए भरते हैं क्योंकि इनकी अमोनियम की और क्लोरीन की विद्युत चालकताएं एक समान होती हैं और पोटेशियम की और क्लोरीन की भी विद्युत चालकताएं लगभग समान होती हैं। इसलिए हम इसमें लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड भरते हैं क्योंकि इनकी विद्युत चालकताएं समान होती हैं और ये विद्युत अपघट्य को मिलने नहीं दिखाते। आइए देखते हैं किस प्रकार इसको बनाते हैं। इसमें हम दो पात्र लेंगे। एक पात्र हमने ये लिया, एक पात्र हमने ये लिया। एक में हम जिंक की छड़ को डालेंगे, एक में हम कॉपर की छड़ को डालेंगे। हमने इसमें ली जिंक की छड़, लेफ्ट की तरफ हम जिंक की छड़ लेते हैं। ये रही हमारी जिंक की छड़ और इधर लेंगे हम अपनी कॉपर की छड़। जिंक तथा कॉपर की दो छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? डेनियल सेल में जिंक तथा कॉपर की छड़ लेते हैं। ये रही हमारी, इसमें हम लेंगे जिंक की छड़। ये जिंक की छड़, इधर हमारी है कॉपर की छड़। ये हमारी कॉपर की छड़ है। जिंक की छड़ को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं, कॉपर की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। तो जिंक की छड़ को कहाँ में डुबाएंगे? जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट के विलयन में हमने डुबो दिया। कॉपर की छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया।
ये। अब इनमें एक लवण सेतु लगाएंगे, एक उल्टे यू आकार की नली। क्या लगाएंगे हम? एक उल्टे यू आकार की नली लगाएंगे जिसको हम लवण सेतु बोलते हैं। ये रहा हमारा लवण सेतु। कांच की नली होती है ये। इसके अंदर हम क्या भरेंगे? पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड। क्यों भरेंगे? क्योंकि ये विद्युत अपघट्य को मिलने नहीं देता और विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये हमारा कांच की नली है जिसको लवण सेतु बोलते हैं। लवण सेतु, लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। अब हम दोनों चालक छड़ों को क्या करेंगे? एक चालक तार की सहायता तथा गैल्वेनोमीटर धारामापी तथा कुंजी की सहायता से इसको हम जोड़ देंगे। ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी। ये धारा मापने का काम करता है। ये कुंजी है, बटन, इसको हम जोड़ देंगे। दोनों चालक छड़ों को हमने जोड़ दिया। ये काहे की छड़ है हमारी? जिंक की छड़, जिंक की छड़, जिंक की छड़। इधर जो हमारी होगी कापर की छड़ होगी। ये हमारी कापर की छड़ है, कापर की छड़। तो क्या है? जिंक की छड़ को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। ये हमारा जिंक सल्फेट का विलयन है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, यानी क्या है? जिंक सल्फेट। ये हमारा जिंक सल्फेट है। इधर हमारे कापर की छड़ को हमने कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया था, तो ये हमारा कापर सल्फेट है, CuSO4 यानी कापर सल्फेट, कापर सल्फेट। अब यहाँ पे हमने जो भरा था पॉलीसैकेराइड, क्या भरा था? लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड तथा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्यों भरते हैं? इसका काम क्या है? ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है तथा विद्युत अपघट्यों को मिलने नहीं देता। इसके साथ हम एक अगार अगार पॉलीसैकेराइड भी भरते हैं, अगार अगार पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, अगार अगार पॉलीसैकेराइड। अब जैसे ही हम जिंक की छड़ परिपथ पूर्ण होता है, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, विक्षोभ उत्पन्न होगा और इसका विद्युत वाहक बल जो है, गैल्वेनोमीटर का विद्युत वाहक बल EMF जो होता है वो निकल कर आएगा 1.08 वोल्ट। ये इसका सही मान होता है लगभग। अब जब जिंक की छड़ को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो जिंक की छड़ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कापर की छड़ की ओर, नहीं सॉरी, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिंक सल्फेट के विलयन में आ जाएंगे तथा कापर की छड़ से जब कापर की छड़ को इसमें डुबाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलकर कापर सल्फेट में न जाकर कापर की छड़ पर ही रह जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके कापर सल्फेट में न जाके कापर की छड़ पर ही रह जाते हैं। अब क्या है, जब ये छड़ पर ही रह गए तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा कापर सल्फेट की छड़ का। तो यहाँ पर कापर सल्फेट की छड़ का द्रव्यमान बढ़ गया, अतः इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसकी सांद्रता घट जाएगी, अभी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इधर क्या है, जिंक की छड़ से हम जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिंक सल्फेट के विलयन में आ जाएंगे, और जब जिंक सल्फेट के विलयन में आ जाएंगे तो जिंक की छड़ का जो है द्रव्यमान घट जाएगा। यहाँ पे जिंक की छड़ का द्रव्यमान घट जाएगा तथा जिंक सल्फेट की जो सांद्रता बढ़ जाएगी। जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो होगा जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, Zn यहाँ पर
यह अभिक्रिया होगी Zn+2, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले जिंक के छड़ से, यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण। और जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोलते हैं, एनोड यानी ऋणाग सिरा। और जिस छड़ पर अपचयन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। यहाँ पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसकी कॉपर की छड़ पर, तो यहाँ होगा अपचयन। Cu+2, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इक्वेशन बनी हमारी Cu। यहाँ पर हुआ अपचयन। अब ये होगा कैथोड। जिस छड़ पर अपचयन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। जिस छड़ पर भी हमारा अपचयन होगा उसको कैथोड बोल लेंगे, और जिस छड़ पर हमारा ऑक्सीकरण होगा उसको एनोड। और ये ध्यान रखेंगे, अगर हम सेल से करंट ले रहे हैं तो कैथोड हमेशा धन सिरा होगा और एनोड हमारा ऋण सिरा होगा। क्योंकि हम यहाँ से धारा ले रहे हैं तो हमारा कैथोड होगा धन और एनोड होगा हमारा ऋण सिरा। अब जो है इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी इसमें, वो जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर होगी इलेक्ट्रॉन की दिशा, और धारा की जो दिशा होगी हमारी वो कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर होगी, यानी धारा I। धारा की दिशा, ये हमारी धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा, और ये हमारी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करने या धनावेश बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। और अपचयन क्या होता है, धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने तथा ऋणावेश बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया या धनावेश बढ़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, और अपचयन होता है हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने तथा ऋणावेश की संख्या बढ़ने को हम अपचयन बोलते हैं। जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों कहीं भी तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुई हमारी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये यहाँ लिखेंगे हम हमारी अभिक्रिया कौन सी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या थी हमारी, Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, Zn+2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे। कॉपर ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन Cu। इसको संतुलित करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn+Cu+2 आवेश, 2 आवेश है इस पर, Zn+2 आवेश प्लस Cu। ये जो अभिक्रिया हुई हमारी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया पूर्ण हुई। अब क्या है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। लिखने से पहले एक दफा और समझ लो, डेनियल सेल। ये क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल था ये हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल या डेनियल सेल, दोनों का चित्र एक ही होता है, समान होता है। इसमें क्या है, 2 धातु की छड़ लेते हैं, कॉपर तथा जिंक की छड़। जब कॉपर तथा जिंक की छड़ को हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम डेनियल सेल या वोल्टीय सेल के अंतर्गत रहते हैं। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में
डैनियल सेल में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में। इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है। काहे की होती है? उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जो जिस लवण सेतु का कार्य करती है। लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ क्या भरा रहता है? पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, एक अगार अगार पॉलीसैकेराइड भी भरा होता है। जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में चले जाते हैं। जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की छड़ के बाहर की ओर रह जाते हैं, जिससे कॉपर की छड़ का द्रव्यमान तो बढ़ जाता है तथा कॉपर सल्फेट की सांद्रता घट जाती है। इसमें क्या है? जिंक की छड़ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जिंक की छड़ का द्रव्यमान घट जाएगा, जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाएगी। इस पर जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी धनावेश बढ़ा देता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण होगा। और जब भी डैनियल सेल किसी छड़ पर ऑक्सीकरण होता है तो उसको एनोड बोलते हैं, और किसी छड़ पर अपचयन होता है तो उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड में जो है ऋणावेश की संख्या बढ़ जाती है या धन विद्युतीय तत्व की संख्या ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाती है, उसको ही हम अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे ऋणावेश बढ़ गए, 2 धनावेश थे तो धनावेश कम हुए यानी कि अपचयन हुआ। कैथोड हमेशा प्लस होता है जब भी हम किसी सेल से धारा लेते हैं। एनोड हमारा ऋणावेश होता ऋण धुरा होता है जब भी सेल से धारा लेंगे। यदि हम सेल को धारा देंगे तो कैथोड हमारा ऋण हो जाता है और एनोड हमारा धन हो जाता है, धन सिरा होता है। क्या होगा एक बार फिर से देखेंगे। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड और एक अगार अगार पॉलीसैकेराइड। धारा माफी इसका विद्युत वाहक बल जो होता है डैनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर, धारा की दिशा कॉपर की छड़ से जिंक की छड़ की ओर। आशा करता हूँ आपको ये डैनियल सेल समझ में आ गया होगा।